क्रिस्तोफ जाफरोलो की पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण के पिछले एपिसोड में हमने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा करी थी और साथ ही जाना था कि किस तरीके से एक्चुअल बातें होती हैं और किस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए बातें जो हैं गलत सलत तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करी जाती हैं। सबसे पहले हमने जाना कि बंगाल में जिस विधानसभा सीट के ऊपर डॉक्टर अंबेडकर चुनाव जीत कर आए थे वहां मुस्लिम लीग का उन्हें भरपूर सहयोग मिला था, लेकिन भारत विभाजन के बाद एक बार फिर संविधान सभा पहुंचने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के सामने प्रश्न खड़ा हो गया। उसके बाद हमने जाना कि किस तरीके से वे संविधान सभा में पहुंचे और उनको मंत्री पद सौंपने तक किस तरह कांग्रेस का सहयोग उन्हें भरपूर मिला। ये सभी बातें आप माने या ना माने यह आपकी मर्जी है, लेकिन क्रिस्तोफ जाफरोलो ने इन सभी बातों के लिए 3 से 4 पुस्तकों का रेफरेंस हर फुटनोट पर दिया है, तो इसे न मानने की कोई वजह कम से कम मुझे नजर नहीं आती। उसके बाद हमने चर्चा करी थी कि किस तरीके से मुस्लिम लीग की मांग को डॉक्टर अंबेडकर ने जायज ठहराया था पाकिस्तानों के संदर्भ में, और साथ ही उन्होंने इस बात को भी सही ठहराया था कि जो पाकिस्तान के अधीनस्थ कश्मीर है वो पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। इस्तीफे में उनके जो उन्होंने रेजिग्नेशन लिखा था उसमें एक वजह उन्होंने ये भी लिखी थी, चाहे तो आप पढ़कर देख लें। उसके बाद हमने चर्चा करी कि किस तरीके से एक बार फिर वे संविधान सभा में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को रखते हैं और सरदार पटेल सख्त लहजे में उसका विरोध करते हैं। यहां तक हम पिछले एपिसोड में जान चुके हैं और अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे कि आखिर सरदार पटेल क्यों इतने सख्त रुख अपनाते हैं पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को लेकर। न केवल सख्त रुख अपनाते हैं बल्कि एक तरीके से खिल्ली उड़ाते हैं, जिससे डॉक्टर अंबेडकर का मन इतना खिन्न हो जाता है कि वे इस पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को खारिज करने पर कर देते हैं। तो चलिए, जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। इस मुद्दे पर अगले प्लेनरी सत्र में एक बार फिर चर्चा हुई, जहां पटेल ने उप समिति की रिपोर्ट संविधान सभा के सामने पेश करी। 28 अगस्त 1947 को अंबेडकर के निकट सहयोगी एस नागप्पा ने एक संशोधन का प्रस्ताव रखा जो उनके नेता यानी अंबेडकर की मनोदशा को दर्शाता है। नागप्पा ने सुझाव दिया कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों पर केवल ऐसे उम्मीदवारों को ही चुनाव लड़ने दिया जाए जिन्होंने प्रारंभिक चक्र में दलितों के कम से कम 35% वोट हासिल किए हों। यह प्रस्ताव इस खतरे को टालने के लिए पेश किया गया था कि कहीं ऐसा न हो कि असेंबलियों में दलित प्रतिनिधि भी मुख्य रूप से सवर्ण जातियों द्वारा निर्वाचित होने लगे, जैसा कि पूना पैक्ट में तर्क दिया गया था। अपने प्रस्ताव के पक्ष में नागप्पा ने यह भी कहा कि स्थानीय स्तर पर अस्पृश्य भी आरक्षित सीटों के निर्वाचित सदस्यों के नेतृत्व को आमतौर पर स्वीकार नहीं करते, और यहां तक कि कई बार जब ये लोग चुनाव अभियान के अवसर पर वोट मांगने जाते हैं तो उन्हें झिड़कते हुए यहां तक कह दिया जाता है कि अरे जाओ यहां से दफा हो जाओ, तुम तो ऊंची जाति वालों के भाड़े के टट्टू हो, तुमने हमारे समुदाय को बेच खाया है, तुम्हें हमारा गला रेतने के लिए ही उन्होंने भेजा है, हम तुम्हें अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। फुटनोट 53, CAD वॉल्यूम 5 पेज 259, CAD कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। पटेल ने एक कुटिल विडंबना को साकार करते हुए संशोधन का स्वागत किया। वे पहले ही नागप्पा से आश्वासन ले चुके थे कि वे अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले लेंगे। तो यही वो सारी बातें थीं जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर नहीं चाहते थे कि चुनाव प्रक्रिया जो है पृथक निर्वाचन मंडल से अलग हो। ठहाकों के बीच पटेल ने जोर देकर कहा कि नागप्पा असल में सिर्फ भाषण देने के लिए प्रस्ताव पेश कर रहे हैं, बाद में वे इसे वापस ले लेंगे। फुटनोट 54, CAD पृष्ठ संख्या 260 वॉल्यूम 5। वह इसी सुर में लगातार बोलते रहे। श्री नागप्पा को इसी शर्त पर यह संशोधन पेश करने की अनुमति दी गई थी कि वह इसे वापस ले लेंगे। तो सोचिए किस तरीके से पूरा संविधान सभा की प्लेनरी सत्र में ये सारी बातें डिस्कस हो रही हैं और डॉक्टर अंबेडकर की मनोदशा क्या उस वक्त हो रही होगी, इस चीज का अंदाजा आप लगा सकते हैं क्या? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस पर बहस जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। वह केवल अपने समुदाय को यह दिखाना चाहते थे कि वे खुद अभी तक नहीं बिके हैं। अगर आप इसे गंभीरता से लेते हैं तो इस खींचतान को महत्व देते हैं तो इससे यही दिखेगा कि इसमें दम है। फुटनोट 55, CAD वॉल्यूम 5
पेज 265। तो किस तरीके से पृथक निर्वाचन मंडल की मांग का खिल्ली उड़ाकर जो है उसको खारिज किया जा रहा था, उस समय डॉक्टर अंबेडकर के दिल पर क्या बीती होगी। और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि इस तरह का प्रस्ताव वापस लेने के लिए ही प्रस्तुत करने की इजाजत दी गई थी नागप्पा को, क्योंकि यह भी साबित हो जाए उनका कि वो अपने समुदाय के प्रति गद्दार नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आजकल कुछ बड़े बड़े संगठनों के नेता जो हैं वो ईवीएम के विरोध के लिए पदयात्रा करते हैं जगह जगह, जबकि कायदे से घिराव संसद का होना चाहिए था, क्योंकि सारे फैसले जो हैं वो संसद ही डिसाइड करता है। संसद का घेराव किए बगैर आप कितनी भी पदयात्रा कर ले उसका कोई मतलब निकलने वाला है नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर साबित हो जाता है कि वो अभी तक बिके नहीं हैं। ये साबित करने के लिए भी ड्रामे करने पड़ते हैं। बताइए, पटेल ने बहस को समेटते हुए अस्पृश्यों से आह्वान किया, भूल जाएं कि डॉक्टर अंबेडकर या उनके समूह ने क्या कहा है, और ये जोड़ा कि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू आबादी का बहुलांश आपका शुभ चाहता है, उसके बिना आप कहां पहुंचेंगे। उनका विश्वास हासिल करें और भूल जाएं कि आप अनुसूचित जाति के हैं। फुटनोट 56। अगेन CAD वॉल्यूम 5 पेज नंबर 272। बेशक चलिए हम भूल जाते हैं कि हम अस्पृश्य हैं, लेकिन सामने वाला तो नहीं भूलेगा। क्या सवर्ण या ब्राह्मण इस चीज को कभी भूल पाएंगे? सवाल तो ये बनता है। तय योजना के अनुसार नागप्पा ने अपने संशोधन वापस ले लिया, जिस पर अंबेडकर सहित 4 प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर थे। आश्चर्यजनक बात है कि प्रस्ताव वापस लेने के अवसर पर खुद अंबेडकर भी सदन में मौजूद नहीं थे। क्या करते वे वहां मौजूद होके? आगे सुनिए वे क्यों मौजूद नहीं थे। दरअसल वे उप समिति में चली बहस के बाद ही पांव पीछे खींच चुके थे। संभवतः उन्होंने यही सोचा होगा कि पृथक निर्वाचन मंडल ऐसे तिरस्कार का साधन बन जाएगा कि प्लेनरी सत्र में एक बार फिर उसके लिए आवाज उठाने का कोई मतलब नहीं है। जिस सत्र में खिल्ली उड़ाई जा रही हो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रस्तावित इस पृथक निर्वाचन मंडल की मांग का, वहां पर डॉक्टर अंबेडकर क्यों और ज्यादा तिरस्कृत होने के लिए भाग लेने जाते। कांग्रेस के लोग इसलिए भी इस प्रस्ताव के खिलाफ रहे होंगे क्योंकि गांधी ने 1932 में पूना में इस प्रस्ताव के खिलाफ अपना जीवन ही दांव पर लगा दिया था। लिहाजा अगर कांग्रेसी सदस्य पृथक निर्वाचन मंडल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते तो खुद को गांधी जी के साथ विश्वासघात का दोषी मानते। दूसरी बात, अभी अभी हुए विभाजन और उसके कारण हुई अभूतपूर्व सांप्रदायिक हिंसा के लिए भी कांग्रेस ने कई दशक पहले मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार दिए जाने के फैसले को ही जिम्मेदार ठहराया था। तो ये सारी बातें तो फिर भी कुछ तर्क सम्मत लगती हैं कि इस डर से कि कहीं अस्पृश्य भी जो है वो एकदम अलग देश की मांग ना करने, इस वजह से पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध किया गया। लेकिन खिल्ली उड़ाना फिर भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। वैसे भी नागप्पा के प्रस्ताव की वैधता कुछ मुस्लिम प्रतिनिधियों के रवैये के कारण क्षीण हो गई थी। नागप्पा ने 35% अल्पसंख्यक मतों के लिए एक मुश्त मांग की थी। इस तथ्य का फायदा उठाते हुए मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भी अपने समुदाय के लिए कुछ ऐसे ही प्रावधानों की मांग कर डाली थी, और उस समय मुस्लिम विरोधी भावनाएं इतनी तीखी थी कि अगर दलित नेता भी वही मांग करते जो मुसलमान उठा रहे थे तो इससे दलितों का सिर्फ नुकसान ही हो सकता था। अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को इसलिए भी खारिज कर दिया क्योंकि ज्यादातर दलित प्रतिनिधि भी उसके खिलाफ थे। कम से कम पटेल इस मुद्दे को इसी तरह देखते थे। उन्होंने कहा कि निर्वाचित दलित प्रतिनिधियों के साथ उनकी चर्चाओं से उन्हें इस बात का विश्वास हो चुका है कि इस प्रस्ताव पर उसमें से 2 या 3 का ही समर्थन है। फुटनोट 57 CAD वॉल्यूम 5 पेज नंबर 270। इस फैसले से पीछे हटने के बदले अंबेडकर तत्कालिक रूप से निस्संदेह यह आशा रखते थे कि वे जिस संविधान की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं उसका स्वरूप रेडिकल आधुनिक मूल्यों से लैस होगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में 4 नवंबर 1948 को उन्होंने संवैधानिक परियोजना की रूपरेखा सामने रखी, जिसका ज्यादातर हिस्सा उन्होंने ही लिखा था। तो एक तो डॉक्टर अंबेडकर के पास समय का भी अभाव था, फिर दूसरे जो अस्पृश्य नेता थे उनका भी कोई सहयोग उन्हें नहीं मिल रहा था, और दूसरा जो है मुसलमानों की मांग के साथ दलितों की मांग को कंपेयर करके लोग देख रहे थे, तो कोई भी चीज जो थी वो फेवर में नहीं थी उनके। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने यही उचित समझा होगा कि इस मांग को फिलहाल अब हटा ही दिया जाए।
यद्यपि संविधान के किसी अनुच्छेद में जाति का उन्मूलन नहीं किया गया था, तो भी समानता के अधिकार को सर्वोपरि महत्व देते हुए धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैरकानूनी घोषित किया गया था और इस अधिकार को 1950 के संविधान अनुच्छेद 15 के रूप में एक महत्वपूर्ण जगह दी गई थी। आर्टिकल 15, इसके ऊपर तो फिल्म भी बनी है। संविधान में राज्य की आर्थिक सहायता से चलने वाली दुकानों, रेस्टोरेंट, होटलों, आमोद प्रमोद सुविधाओं, कुओं, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों व सुविधाओं के उपभोग में किसी भी तरह के भेदभाव को भी निषिद्ध घोषित किया गया। इससे बढ़कर अनुच्छेद 17 के माध्यम से अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया। अनुच्छेद 23 के माध्यम से सजा के तौर पर कराए जाने वाले श्रम तथा किसी भी अन्य प्रकार की बेगार को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। नए संविधान के माध्यम से भारत के आधुनिकीकरण की जो उपेक्षा की जा रही थी, उसकी बदौलत अंबेडकर का भी विश्वास और पुष्ट हुआ कि अब देश एक ज्यादा समतापरक समाज बनने की ओर बढ़ रहा है। तो बहुत सारे अनुच्छेद इसमें दिए हैं। आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 23 है। ये सभी जो हैं वो समानता के अधिकार की बात करते हैं। लेकिन क्या ऐसा हुआ है 2022-23 अभी भी हम जो है रोहित वेमुला हो, पायल तड़वी हो, इंद्र मेघवाल हो, जितेंद्र मेघवाल हो, किसी को मूंछ रखने के लिए मारा जा रहा है, किसी को पानी का मटका छूने के लिए मारा जा रहा है, किसी को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, इसीलिए वो आत्महत्या कर रहा है। ये सारी बातें बदस्तूर जारी हैं। पृथक निर्वाचन मंडल के सवाल पर उनका उपेक्षा भरा रवैया संभव था ठोस यथार्थवाद विद इन ब्रैकेट। वह भी ये समझते थे कि सत्ता संतुलन कुछ ऐसा था कि अगर पृथक निर्वाचन मंडल के उनके सबसे प्रिय विषय पर मतदान होता तो उसका खारिज होना निश्चित है के मुकाबले आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में उनकी आस्था को ज्यादा दर्शाता है। 4 नवंबर को इस संबंध में उन्होंने ऐलान किया था कि, तो अब यहां पर यह समझा दूं कि डॉक्टर अंबेडकर पहले ही इस चीज को समझ चुके थे कि ये खारिज ही हो जाएगा, इससे तो बेहतर है कि इसको पहले ही मना कर दिया जाए या इसके ऊपर चर्चा ही ना की जाए। अब उनका भाषण सुनिए 4 नवंबर का। इस देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ने ही गलत रास्ता चुना है। बहुसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को नकारना गलत है। अल्पसंख्यकों के लिए केवल स्वहित की ही दुहाई देते रहना भी उतना ही गलत है। हमें अनिवार्य रूप से ऐसा समाधान ढूंढना होगा जो एक दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करे। इस समाधान की सबसे पहली शर्त यह है कि अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को स्वीकार किया जाए, साथ ही वह ऐसा समाधान हो जो एक दिन बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों को एक इकाई में विलीन कर दे। फुटनोट 58 सेम CAD वॉल्यूम 7 पेज 39। तो अब आगे और चर्चा सुनिए कि तत्कालिक प्रावधान उन्होंने क्या किया था। बहुत सारा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अगेन कहूंगी गलत चीजें परोसी जा रही हैं। अब सुनिए किस तरीके से और असल में बात क्या है। अंततः अंबेडकर आरक्षित सीटों की तत्कालिक योजना के समर्थन पर आकर ठहर गए। भारतीय संविधान ने अस्पृश्यों के लिए आरक्षित सीटों का कोटा तय करके तसल्ली कर ली, जिसका जरूरत पड़ने पर अस्पृश्यों की आबादी के अनुपात में 10 साल बाद पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सिर्फ 10 साल के लिए राजनीतिक प्रावधान था, ऐसा नहीं है। 10 साल तक ऐसे ही चलने दिया जाए और 10 साल के बाद दोबारा जो है वो जनगणना करवाई जाए जातिगत और पता चले कि किसकी कितनी संख्या है और उसके अनुपात में फिर इस कोटा को बढ़ाया या घटाया जाए। ये बात की गई थी। 10 साल बाद दोबारा जनगणना की बात करी गई थी। और आपको याद होगा कि 1931 में जो आखिरी जातिगत जनगणना हुई थी उसमें भी अंग्रेजों ने यही रखा था कि 10 साल बाद जब हम इसका काउंटिंग करेंगे दोबारा तो तब हम जो है वो जाति के जितना अनुपात है उसके हिसाब से आरक्षण देंगे। तो दिस प्रोविजन इज फर्स्ट फॉर द जस्ट 10 years फॉर द टाइम बीइंग। जब अंबेडकर की राष्ट्रवादी झिझक खत्म हो गई थी तो 30 के दशक से अंबेडकर अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करने लगे थे। काफी हद तक यह बदलाव कांग्रेस के रवैये की बदौलत था।
मगर जब आजादी के बाद देश का नेतृत्व कांग्रेस ने संभाला तो भी वे अपने इसी व्यवहार कुशल पद्धति से आगे बढ़ते रहे। जनवरी 1950 में उन्होंने अनुसूचित जातियों से कांग्रेस के साथ सहयोग करने का आह्वान किया। फुटनोट 59। एस बंदोपाध्याय, ट्रांसफर ऑफ द पावर एंड द क्राइसिस ऑफ दलित पॉलिटिक्स, पेज 893। तो आप में से किसी ने कमेंट भी लिखा, कमेंट में ये बात मेंशन करी थी कि ये वाली जो पुस्तक है ट्रांसफर ऑफ पावर एंड द क्राइसिस ऑफ दलित पॉलिटिक्स, ये सिर्फ 50 पन्नों की पीडीएफ अवेलेबल है, और जबकि यहाँ पर जो पेज नंबर है वो 893 मेंशन है। तो इससे पता चलता है कि ये तकरीबन 1000 या उससे ज्यादा पन्नों की पुस्तक तो होगी ही। तो एक बार आप खुद क्रॉस चेक कर लें। और बहुत सारी चीजों का पीडीएफ जो है वो अवेलेबल नहीं है पूरी तरीके से। क्रिस्तोफ जाफरेलो की ये दोनों ही पुस्तकें, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी, मुझे इसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पाया है, इसलिए मैं आप लोगों तक इसको नहीं पहुंचा सकी हूं। आपके पास इसको खरीदने के अलावा फिलहाल कोई और चॉइस नहीं है। उनकी इस पद्धति में अवसरवाद की बजाय व्यवहार कुशलता ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि हर बार उनका फैसला व्यक्तिगत हितों की बजाय अस्पृश्यों की उन्नति के लिए अपनी हैसियत व पद के प्रयोग पर आधारित होता था। कांग्रेस ने उनको अपने साथ जोड़ने की भरपूर कोशिश करी, मगर वे लगातार एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह काम करते रहे और समाज सुधारों के लिए आवाज उठाते रहे। जब कांग्रेस सरकार ने एक ऐसे प्रस्ताव हिंदू कोड बिल को लागू करने से इनकार कर दिया जिसे वे सबसे महत्वपूर्ण मानते थे, तो उन्होंने इसके पक्ष में अभियान छेड़ने के लिए इस्तीफा देना ज्यादा बेहतर समझा। इसका ब्यौरा हम आगे देखेंगे। अंबेडकर न तो बिकाऊ थे और न ही कुर्सी के पीछे दौड़ते थे। 1951 के चुनावों के दौरान पंजाब की एक चुनाव सभा में उन्होंने ये तक कहा था, अब सुनिए डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों को, अगर मैं चाहता तो ताउम्र कांग्रेस में रह सकता था और निश्चय ही वहां मुझे खूब सम्मान का पद भी मिलता, मगर ऐसा तभी हो सकता था जब मुझे समुदाय की चिंता की बजाय अपना स्वार्थ संचालित कर रहा हो, मतलब अपना निजी कोई स्वार्थ को मैं तवज्जो दूं। मैं वहां तभी रह सकता था जब मुझे अपने लिए किसी लाइसेंस या परमिट की चाह होती। जो आदमी लाइसेंसों और परमिटों के लिए दौड़ता है वह अपनी बिरादरी समुदाय की कीमत पर ही ऐसा कर सकता है। यह मैं सरकार में रहने के अपने अनुभवों के आधार पर कह सकता हूं। फुटनोट 60। एस बंदोपाध्याय, ट्रांसफर ऑफ पावर एंड द क्राइसिस ऑफ दलित पॉलिटिक्स, पेज 893 अगेन। तो यही सारी बातें जो हैं आज हम लोगों के सामने भी हैं। रतन जी यदि लड़ाई छोड़ दें तो उनका प्रमोशन आसानी से हो जाए, जो 2018 से रोक रखा है। उनके इंक्रीमेंट्स भी रोक रखे हैं, तो बीच बीच में अलाउंसेस रुक जाते हैं, कभी एडमिनिस्ट्रेशन डिबार हो जाते हैं। थोड़ा सा नियत में खराबी ले आए तो ये सभी जो है सुविधाएं वो आसानी से पा सकते हैं, लेकिन समाज के लिए अपनी सैलरी का एक मोटा हिस्सा तक जो है वो सामाजिक आंदोलन पर हम खर्च कर देते हैं। ये समझने की बात है, कोई माने या ना माने, इससे क्या फर्क पड़ता है। सत्ता के प्रति उनका व्यावहारिक रवैया उनके लचीलेपन को भी स्पष्ट करता है। यद्यपि 1946 में वे पूरी तरह अलग थलग दिखाई देते थे, मगर 1947 में वे फिर से कामयाब होकर लौटते हैं और एक बार फिर राजनीतिक धरातल पर अपने उसी लक्ष्य के लिए काम करने में जुट जाते हैं। उनकी उपलब्धियों की बैलेंस शीट भले ही साधारण दिखाई देती हो, मगर वह महत्वहीन तो बिल्कुल नहीं थी। अंबेडकर की ही बदौलत अस्पृश्यों ने सरकारी नौकरियों में इतना बड़ा कोटा हासिल किया जो अंग्रेज अपनी पहल पर भी नहीं देने वाले थे। जहां तक भारतीय संविधान की बात है तो 1947 में अंबेडकर द्वारा पेश किए गए ज्ञापन और अनुसूचित जातियों को केवल आरक्षित सीटों की सुविधा देने वाले संविधान के अंतिम पाठ के बीच वह सबसे पुरानी तरह पराजित दिखाई देते हैं। फिर भी इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि अंबेडकर ने संवैधानिक मसविदे के बहुत सारे हिस्सों पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है, जो व्यवहार कुशलता के मार्ग पर चलने के उनके फैसले का औचित्य साफ कर देता है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों बार बार अपना पाला बदला, कभी अंग्रेजों की तरफ, कभी कांग्रेस की तरफ, कभी कम्युनिस्टों की तरफ, कभी सोशलिस्टों की तरफ। उसके पीछे उनकी सिर्फ यही मंशा थी कि वे अपने अस्पृश्य समुदायों के लिए अधिकारों को राजनीतिक तौर पर सुरक्षित रखना चाहते थे। अब तक हर चीज से हम सिर्फ यही बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि यही फैक्ट है। और यहां पर एक सबसे अहम बात जो क्रिस्तोफ जाफरेलो लिख रहे हैं वो है, अंबेडकर की ही बदौलत अस्पृश्यों ने नौकरी
सरकारी नौकरी में इतना बड़ा कोटा हासिल किया जो अंग्रेज अपनी पहल पर भी कभी नहीं देने वाले थे। तो यहां पर एक बार ये तो साबित हो जाता है कि कांग्रेस के सहयोग के बिना डॉक्टर अंबेडकर अकेले अपने दम पर इतने बड़े कोटा को लागू नहीं करवा सकते थे। आप इस बात से कितना भी इनकार करें, लेकिन यही बात फैक्ट है, माने या ना माने यही सच है। तो आज का ये एपिसोड हम यही विराम देते हैं और साथ ही यहाँ पे 6th चैप्टर खत्म होता है और अगले एपिसोड से हम 7th चैप्टर लेंगे। तो फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए और अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।